नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खामने की मौत पर भारत में प्रदर्शन देखने को मिल रहा। लखनऊ श्रीनगर में मुसलमानों का प्रदर्शन। अमेरिका इजरायल के खिलाफ गुस्सा अब हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी बाकायदा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और खामने की मौत पर भारत में प्रदर्शन उग्र होता दिख रहा है। आपको बताते चले कि लखनऊ श्रीनगर में मुसलमानों का ये प्रदर्शन है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लोग सड़कों पर है। तो लखनऊ श्रीनगर में लोग विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां बैनर पोस्टर्स लेकर विरोध का इजहार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। हाथों में आयतुल्लाह अली खामनी की तस्वीर, हाथों में तख्तियां बैनर पोस्टर्स लेकर विरोध, और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर, रामबन और बांदीपुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। बड़गाम की भी तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, बारामुल्ला की तस्वीर, जहां हाथों में तख्तियां बैनर पोस्टर्स लेकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हाथों में आयतुल्लाह अली खामनी की तस्वीर लेकर हमदर्दी भी पेश की जा रही है। तो एक तरफ अमेरिका और इजरायल को लेकर गुस्सा, और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। खामने की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन। कराची में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। ईरान पर हमले को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। खामने की मौत पर पाकिस्तान में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कराची की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है। ईरान पर हमले को लेकर उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। अब अलग अलग मुल्कों से वो तमाम तस्वीरें जहां लोग सड़कों पर और अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई से नाराजगी देखने को मिल रही है। अमेरिकी दूतावास कराची की तस्वीरें जहां उग्र प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस बीच वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया लोगों को खदेड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको पाकिस्तान की दिखा रहे हैं जहां ईरान पर हमले को लेकर नाराजगी है। अमेरिकी दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब वहां की प्रशासन की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें अमेरिकी दूतावास के भीतर की तस्वीरें हैं जहां लोग दाखिल होते हैं और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते हैं। अमेरिका और इजरायल की उस कार्रवाई से पाकिस्तान में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अमेरिकी दूतावास की तस्वीर है जहां तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। खामने के मौत पर पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। और ये अमेरिकी दूतावास के बाहर की तस्वीरें कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। और इस बीच अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को खदेड़ने का काम पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी किया गया है। तो खामने की मौत पर अब अलग अलग मुल्कों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान की भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में विरोध हो रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान की तस्वीरें, अमेरिकी दूतावास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वहां के लोग इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। तो ईरान पर हमले के बाद से ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और ये तस्वीर देखिए, हालांकि वहाँ प्रशासन की टीम ने लोगों को काबू करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये भीड़ उग्र होती नजर आई। और ये अमेरिकी दूतावास की तस्वीर, पाकिस्तान के कराची से तस्वीर है। खामने के मौत के बाद पूरे मुल्क भर में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोलों का भी इस बीच इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को वहां से भगाया जा सके। तो मिडल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीर जो है अब अलग अलग जगहों पर, और आयतुल्लाह अली खामनी की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोग सड़कों पर हैं। और ये पाकिस्तान कराची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ खाड़ी में जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी आयतुल्लाह अली खामनी के मौत के बाद से लोगों में गुस्सा है। अमेरिकी दूतावास की तस्वीर है जहां तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इस बीच भारी तादाद में वहाँ पर प्रशासन की तैनाती की गई है, पुलिस इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है। लोगों को खदेड़ने का काम भी किया गया और इसी बीच आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया गया। तो हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त अलग अलग मुल्कों से वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान की कराची की भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि उस युद्ध की वजह से और आयतुल्लाह अली खामनी
कि मौत के बाद से पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त हमला शुरू किया और इस इजराइल की तरफ से ऑपरेशन रोअरिंग आयरन नाम दिया गया, तो वही अमेरिका की तरफ से भी ये अटैक किया गया है। और आपको बता दें कि इस अटैक में कई लोगों की मौत की खबर भी, और ऐसे में ये जो गुस्सा है अब साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप, पूर्व अधिकारी भारतीय वायुसेना के, और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील वकील भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। सुशील साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी कि आखिर जिस तरीके से ये तमाम हालात बने हुए हैं, इसका अंत आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये अभी युद्ध कुछ देर तक चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली पीस विल प्रिवेल, क्योंकि अब कितने भी युद्ध हुए आज तक, युद्ध हमेशा खत्म होते हैं फिर पीस टॉक्स के साथ। अभी कुछ देर तक चलेगा, क्योंकि लेकिन एक चीज़ है कि खमेनी के जाने के बाद ईरान भी अब काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा। उसमें वो दम नहीं रहेगा लड़ने का जो उसका अभी खमेनी के होते हुए था। इसलिए अभी ये मुश्किल है कि कितनी देर तक चलेगा, लेकिन जल्द से जल्द ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ट्रंप साहब का जो मेन एम था वो था खमेनी को वहाँ से हटा देना, ताकि वहाँ पर के लोगों को थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाए। वो उसका इरादा पूरा हो गया। उस वजह से लग रहा है कि ट्रंप साहब भी अब इतना कठोर नहीं रहेंगे, वो भी अब पीस टॉक्स की बात ये कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी नुकसान ईरान वगैरह में भी हुआ, हर जगह। इवन अमेरिका को भी बहुत सारे शिप्स वगैरह उनके भी खराब ये हो गए, बर्बाद हो गए। वो भी नहीं चाहेंगे कि यह युद्ध ज़्यादा देर तक चलता रहे। लेकिन जो मेन एम था उनका कि खमेनी रिजीम वहाँ से हटा देना, वो उनका उसमें वो कामयाब हो गए। खमेनी चला गया। अब देखना यह है कि दूसरा कौन आएगा। दूसरा हो सकता है कि या तो कोई जुडिशरी का जो है या हेड है, चीफ जस्टिस है, वो आ सकता है, या उसका जो एक छोटा बेटा भी जिंदा है वो हो सकता है, या एक पोता उसका बड़ा या पोलिटिकली अलाइव है वो आ सकता है। या तो अभी जो इसकी कमेटी है, जो में जो 88 आदमी की कमेटी है, जिनको लोग ये कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, लोग उनको ये वोट के जरिए अपॉइंट करते हैं, वो देखेंगे आप कि किसको आगे करना है। लेकिन जहाँ तक लगता है कि जो खमेनी साहब थे, या रुल्ला खमेनी जी, 7 साल पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है सारा चेंज कर दिया। जो भी अब वहाँ पर प्रेसिडेंट है वो खाली वहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स डे टू डे जो है वो संभालने के लिए। बाकी उन्होंने बहुत सारे इस्लामिक काउंसिल्स बनाई थी छोटी छोटी, जो उनको गाइड किया करते थे कि पॉलिटिकली ये अलग रखते थे। और दूसरा चीज़, उनके हाथों में उन्होंने बहुत सारे पावर्स दिए थे, जो वो सिलेक्ट कर ले, वो जो जिसके थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर चलाते थे, उनको बहुत पावर्स दिए थे। अब इसमें हो सकता है कि जो उनमें भी सुप्रीम या जो काउंसिल इस्लामिक काउंसिल्स है, उसमें भी जब जो ज़्यादा ये अच्छी पावरफुल होगा, जो उनका वो लीग है, उसमें वो भी आ सकता है ये ईरान में अभी आगे से। लेकिन अभी युद्ध चलता रहेगा थोड़ी देर, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं चलेगा, क्योंकि कितनी देर तक चलता रहेगा। ईरान की जो बर्बादी होनी चाहिए वो हो गई। ईरान के लोग, हालांकि पहले पता था, पहले ईरान के लोग थे वो लड़ रहे थे इसके लिए कि थोड़ी बहुत हमें पावर दे, कोई आज़ादी मिले। लेकिन आज जिस हिसाब से देखा, ईरान के लाखों लोग, जो इनका नेशनल डे था, उस दिन ये सड़कों पे नहीं उमड़ पड़े थे। जिस हिसाब से आज लोग रो रहे हैं, वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो आंसू बहा के न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो ये खमेनी का ये सिलसिला चालू रहा, पहले 10 साल एक सुपर खमेनी था, अब ये भी दूसरा खमेनी था। 10 साल इसने भी 1979 से आगे तक राज किया। अब आगे क्या चीज़ होगा, कौन सा पावरफुल हो सकता है कि नहीं, लेकिन ट्रंप का जो मकसद है वो पूरा हो गया। और इजराइल का भी जो मसला था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया, क्योंकि इजराइल भी चाहता था कि ये हट जाए वहाँ पर, वो भी उनको भी एक रखता था। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ अरविंद सिंह भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से इस तरह के हालात बन गए हैं, या इसके पीछे कुछ और भी वजह रही है? देखिए तरन्नुम जी, न्यूक्लियर एक्टिविटी तो बिल्कुल भी वजह नहीं है। ये दरअसल साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक नया दौर शुरू हुआ है। और अगर आप अमेरिकन और जो यूरोपियन मीडिया को देखेंगे, तो वो वहां के एक्सपर्ट एकदम साफ साफ स्टेट कर रहे हैं कि
दरअसल वहां गैस और पेट्रोलियम है, वो उस भंडार को भी एसेस कर रहे हैं कि इतना है, कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। तो उसका कारण साफ है और वो है लूट। और हमें बाकी पता है कि बाकी सब जगहों पे राजा है। ईरान ही अकेला ऐसा देश था जहां इस्लामिक अरविंद जी, स्टाइल की क्योंकि डेमोक्रेसी मेरी थी। और आपकी बात भी हो रही थी, कल की बात है ये, जहां हमने इस बात को डिस्कस किया था कि ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि जो शर्त अमेरिका की तरफ से रखा गया था हुआ भी वही। लेकिन ये भी हमने बात की थी कि अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसकी तस्वीर आज हम सबके सामने है। अब बिल्कुल तरन्नुम जी, मैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को लेकर कभी भी मुगालते में नहीं रहा। डे वन से मैं ये कह रहा था कि अमेरिका जो है वो निश्चित रूप से हमला करेगा, और ये हमला किया है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाली जो फोर्सेस है इसको किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को पीछे आने के लिए नहीं कहती। और नेतन्याहू और जो उसकी पूरी जो लॉबी है जो अमेरिका में काम कर रही है, वह भी दरअसल इस फेवर में बिल्कुल नहीं थी। और बेन्यामिन नेतन्याहू उन्होंने तो साफ कहा था कि अगर अमेरिका हमला नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो ये दोनों का ये जॉइंट हमला था, दोनों का शामिलात में हमला था जो हमें है, और इसका पूरा पूरा मकसद है। पर हालांकि इस हमले से कुछ चीजें एकदम साफ हो रही है। वो ये साफ हो रही है कि ये दुनिया का शायद पहला ऐसा मामला होगा कि उन्होंने एयर स्ट्राइक के जरिए वहां के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष को मार डाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून वगैरह पहले कोई नाम की चीज नहीं रही है, और साम्राज्यवादी शिकंजा वगैरह वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। मुझे लगता है कि ना तो भारत के लिए और आगे आने वाली दुनिया के लिए ये कोई बहुत अच्छा खबर है। बिल्कुल, ये संकेत बिल्कुल भी सही नहीं है। दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हमने देखा कि अब लगातार बैठकें हो रही थी, अमेरिका ईरान के बीच भी बैठक हुई, अमेरिका की तरफ से कुछ शर्तों को रखा गया, ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया, अमेरिका ने कहा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और वो हुआ भी। क्या लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से इन तमाम चीजों को अंजाम दिया गया है, या फिर पॉलिटिकल एक मैसेजिंग देने की कोशिश है? देखिए मैडम, थर्सडे को जो है जिनेवा के अंदर जो है इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर की कुछ बातों के ऊपर सहमति बनी थी। और इनिशियल स्टेजेस में जैसा कि मीडिया के अंदर आया है कि अमेरिका की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनका मैक्सिमम रेंज जो है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बात के लिए जो है ईरान भी एग्री हो गया था। लेकिन बीच में जो है इजराइल कूद पड़ा, उसने कहा ये 2000 नहीं, सिर्फ 1000 किलोमीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि उसे इजराइल को खतरा था कि अगर 2000 किलोमीटर तक की इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की इनको परमिशन और फर्दर डेवलपमेंट की दी जाती है, तो इनके द्वारा बनाए गए मिसाइल जो हैं वो इजराइल को हिट कर सकते हैं। ये था बैकग्राउंड। और बात जो है अभी बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी कि उससे पहले ही जो है इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर जो है ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। और अब इसको एक प्रकार का नैरेटिव गढ़ा गया था कि ये प्रीएम्प्टिव एक्शन था, कि उन्हें लगता था, इजराइल और अमेरिका को लगता था कि ईरान जो है उनके इंटरेस्ट के ऊपर अटैक कर सकता था। ये एक प्रकार का नैरेटिव था। लेकिन देखिए, अमेरिका का जो इंटरेस्ट था वो चाहते थे कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के लिए और इवन अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए भी एक प्रकार से खतरा पैदा हो जाता है। इजराइल का अपना इंटरेस्ट है, वो इस ईरान को जो है पूरी तरह से डेसिमेट करना चाहता था, ताकि जो है अमेरिका और इजराइल का एक प्रकार से वो अपने आप को सेफ महसूस करें और वो अपना इन्फ्लुएंस जो है बरकरार रखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, देखिए, लोगों ने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था। ईरान जो है एक वेंजुला की तरह का छोटा सा कंट्री नहीं है जिसे आप लाइटनिंग स्ट्राइक के द्वारा जो है बर्बाद कर सकते हैं। ईरान को अगर आपने पूरी तरह से कैप्चर करना है या डेसिमेट करना है, तो आपको अपने फुट सोल्जर उतारने पड़ेंगे। और ना तो आज इस पोजीशन में है इजराइल है कि वो अपनी फोर्सेस को जो है वो एंट्री कर सके ईरान के अंदर, और ना अमेरिका जो है अपने फुट सोल्जर को भेज सकेगा। तो ये एक एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ जो है ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति और अपनी विल पावर का जो है पूरी अच्छी तरह से जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया है। उन्होंने जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं, ईरान के विदेश मंत्री साहब ने जो है अपने काउंटर पार्ट सबके साथ बातचीत की थी कि कहा कि हमें आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के रूल के अंदर ले रहे हैं। आप जो है अपनी जमीन से जो है अमेरिकन फैसिलिटीज को हमारे बरखिलाफ इस्तेमाल करने से रोके, जो कि उन्होंने नहीं रोका।
तो इसमें जो है ईरान ने तकरीबन 9 देशों के ऊपर जो है हमला किया। इसके साथ एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ मैडम कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये एक पहला मौका है या पहली घटना है जिसके अंदर तकरीबन 9 से 10 देश जो हैं एक साथ जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं एक प्रकार से युद्ध की स्थिति में। हालांकि अभी तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिनके ऊपर कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन से फायर किया है उन्होंने रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि भूतकाल के अंदर जो है ईरान के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ वो अच्छे संबंध थे। हालांकि जिन जिन देशों के ऊपर ईरान ने हमला किया है उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स करके रखी हुई है अमेरिका। तो वर्चुअली जो है ये इस समय जो है ये जो लड़ाई हो रही है ये इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की हो रही है। आपने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया है तो एक लीडर के बाद वो दूसरा लीडर को नियुक्त करेंगे जो स्पिरिचुअल लीडर होगा, और उसके साथ साथ आपने ईरान के लोगों का रिएक्शन भी देख लिया है। अगर आप ये समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब एक प्रकार की अपील करते हैं ईरान के लोगों के साथ कि अब आप आगे बढ़िए और अपना शासन संभालिए, हम आपके साथ हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये इस प्रकार की अपील का कोई ईरानियन के ऊपर किसी प्रकार का असर होगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि वहां पे एक सेगमेंट हैं जो प्रेजेंट रिजीम के अगेंस्ट हैं, जो कि अपना एक ओपन सोसाइटी मांगते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक। तो ये कहना कि उनकी पब्लिक आगे आएगी और वो जो है पार्लियामेंट को कैप्चर ठीक है करके दिनेश जी, मैं अपना माफी के कोई साथ आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात को आगे कंप्लीट करिए गए, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है। और अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और खबरों के मुताबिक ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इस क्रैश में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। हमारे मेहमान लगातार बने हुए। दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, प्लीज आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ईरान की पब्लिक को किसी प्रकार की जो अपील की जा रही है, चाहे वो नेतन्याहू साहब कर रहे हैं या ट्रंप साहब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा अफेक्ट होगा ईरानियन पब्लिक के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा है कि ईरान के लोग जो हैं, चाहे वो अपनी प्रेजेंट रजीम से जो है वो दुखी हों या किसी प्रकार का उनको कष्ट हो रहा हो, लेकिन हर एक ईरानी नागरिक को अपनी देश की असमत इज्जत की जो है परवाह होती है। और आज की तारीख में जो मेरा मानना है कि ईरान की पब्लिक जो है, जिस प्रकार से अमेरिका ने उनके स्पिरिचुअल लीडर की हत्या की है, इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया है, ये पहला नहीं लास्ट ईयर भी हुआ था, तो एक प्रकार से ईरानियन पब्लिक के अंदर एक प्रकार का आक्रोश है। अब हम फेस वैल्यू के ऊपर रजा पहलवी जो क्राउन प्रिंस हैं जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, वो जो जिस प्रकार की स्टेटमेंटें दे रहे हैं, तो उनका भी कोई खास पकड़ मजबूत नहीं है। लेकिन जो अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब आगे क्या होगा, ये हमें मालूम है कि ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिका और इजराइल के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईरान जो है वो झुकेगा नहीं, वो पूरा का पूरा जो है फाइट करेगा, जितनी उसकी कैपेबिलिटीज होंगी वो रिटेलिएट करेगा। एक प्रकार से वो सरेंडर नहीं करेगा। उनका अपना इतिहास है, उनका अपना कल्चर है, और वो इतने सालों से जो है अमेरिका के साथ जो है एक प्रकार से मुखर होकर एक प्रकार से वो कन्फ्रंट कर रहे हैं। और साथ के साथ जो है ईरान, अब आप देख बिल्कुल दिनेश जी, और देखने वाली बात यही होगी कि इसका अंत क्या होगा। आऊंगी मैं आपके पास। आनंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिलहाल सिचुएशन क्या है, अब मिडल ईस्ट में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स की एक आहट जो है वो साफ तौर पर फिर से दिखाई दे रही है। क्या कोई कूटनीतिक का रास्ता बचा हुआ है? तरुण जी नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी अगर वॉर होता है तो सबसे पहले एज अ भारतवासी हमारी अपनी इंटरेस्ट उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है। तो मैं आपके क्वेश्चन को दूंगा, उससे पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि इंडिया के
काफी पैसे जो है 120 मिलियन डॉलर जो है छापर पोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। तो पहली चीज ये है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी आने से मिडिल ईस्ट के अंदर जो है इंडिया की जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो अभी अगस्त 2025 में इंडिया ने फाइनल उसके अंदर अपनी पेमेंट कर दी है, तो वो स्टकअप होने के चांसेस हैं। दूसरी बात, जैसे पाकिस्तान के अंदर अपना मिलिट्री रिजीम है, वैसे ही अपने इनकी जो रिपब्लिक गार्ड्स हैं, अगर वो पावर में आ जाते हैं, और जैसे कहने की बातें कई जगह निकल रही हैं कि उनके पुत्र भी हैं, हो सकता है मुस्तफा खमीनी या फिर अली रजा अराफी या फिर रजा पहलवी, जिनको यूएसए प्रॉम्प्ट कर रहा है। इसमें हसन खामनी का भी नाम सामने आ रहा है, उनके पोते का। हाँ, तो इन तीनों में से उनके परिवार में से उनके बेटे और पोते का, या फिर अली रजा अराफी हैं, उनके भी नाम आ रहा है, एक मौलवी हैं, और साथ में रजा पहलवी जो यूएस से प्रॉम्प्टेड है। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति आता है, मगर इंडिया के लिए वो आईआरजीसी जो है, जो इनकी रिपब्लिक गार्ड, अगर वो आ जाते हैं तो इंडिया के लिए एक और रिजीम खड़ा हो जाएगा जो इस्लामिक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है। तो इंस्टेबिलिटी तो बहुत आ गई है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं इराक के अंदर जो हुआ वॉर, वहां से इंस्टेबिलिटी चालू हुई, आज तक इराक संभल नहीं पाया है। दूसरा अफगानिस्तान है, जहां पे अमेरिका इंटरवेंशन रहा था, कि दोनों कंट्रीज आज तक नहीं संभल पाई है। तो एक ये मान के चलिए कि इंडिया के पड़ोस के अंदर एक और देश है, अब वो थोड़ा अस्थिर रहेगा। और रही बात वहां के लोगों की, अब दो तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे, जिन प्रोटेस्ट को बड़ी बुरी तरीके से दबाया गया, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने भी वहां पे यूएन जब हुआ था जनवरी 26 के अंदर रेजोल्यूशन, तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वालों को भी, इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना एक डिफेंस दिखा करके उसके अगेंस्ट वोट किया था। तो हमारे को एज अ इंडियन इंस्टेबिलिटी तो इनकी चली रही है, आपस में डिस्कशंस फेल हुए हैं, मगर ये बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया गया है, जिसमें एक कंट्री के नेशनल हेड को हटा दिया गया है सीन से, जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ था, अब यहाँ पे हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे ये सब साफ पता चलता है कि इरोजन हो चुका है इंटरनेशनल लॉ का। जैसे अरविंद जी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ तो अब कुछ रहा ही नहीं है करके, और ये फ्रेगमेंटेड और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रेशर जो पहले रशिया और चाइना के ऊपर था, वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो और आइसोलेट हो गए। वेनेजुएला के अंदर भी जब अटैक हुआ था, तब चाइना का डेलीगेशन वहां पे बैठा हुआ था, जो ऑयल की ट्रांजैक्शंस चल रही थी, डीलिंग चल रही थी, तो वहां पे अमेरिका ने इंटरवेंशन किया। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि नया वर्ल्ड ऑर्डर फिर इमर्ज हो रहा है, और इस वक्त इंडिया एक नॉन अलाइन देश के तरह कोने पे खड़ा हुआ है, और हम लोग इससे समूचे बचे हुए। मगर हमारी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं छाबर पोर्ट के अंदर, वो एक विषय है जो थोड़ा चिंताजनक है, कि अगर ये बाय एनी चांस कंट्री केओस में चली जाती है और लीडरशिप सामने नहीं आती है, या आईआरजीसी के कंट्रोल में आ जाती है, तो फिर एक ऐसा देश फिर खड़ा हो जाएगा जहां पे मिलिट्री पाकिस्तान के जैसे एक डोमिनेंट फोर्स हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय हम लोगों के लिए। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि सऊदी क्राउन प्रिंस की इसमें सहमति रही, अमेरिका और इजराइल के साथ उनकी यहाँ पर भागीदारी रही है, और चीन जो है बैकग्राउंड में ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चीन के इस रोल को हम कैसे देखें, और सऊदी के भी इस रोल को कैसे देखें? देखिए, दोनों ही देशों का अपना अपना मसला है, और ये है कि चीन इसलिए सपोर्ट करना चाह रहा है कि वह दुनिया को अमेरिकी वर्चस्व वाली दुनिया में तब्दील होते नहीं देखना चाहता है, और यही वजह है कि उसने अपने जो कुछ मालवाहक विमान थे वो भी वहां पर भेजे, और वहां से हमें पता है जो सैटेलाइट जो पिक्चर्स थे उससे अंदाज लगा कि कुछ बहुत सारा जो मिलिट्री असला है वो वहां तक पहुंचा है, ईरान तक मिसाइल्स वगैरह भी गई है। रशियन साइंटिस्ट अभी भी है वहां पर, हमें यह भी पता है, बंकर में है जहाँ परमाणु ठिकाने हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें पता है कि जो अमेरिकी वर्चस्व को जो चुनौती देने वाली चीजें हैं वो चीन कर रहा है। दूसरा ये है कि चाबहार को लेकर भारत को जितना नुकसान नहीं हुआ है उसका काफी अधिक नुकसान चीन को हुआ है, पर वह भी बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि अभी वह अमेरिका के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं है। दोनों की ताकतों में दुगने से भी ज्यादा फर्क है, हम बार बार इस चीज का जिक्र करते रहे हैं, और ऐसे में लगता नहीं है कि चीन इस पूरी बातचीत में बोलेगा। सऊदी अरेबिया का जो मामला है वो ज्यादातर फौरी तौर पे देखने पे ये लगता है कि वो दरअसल जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी लीडरशिप को लेकर दोनों में तनातनी थी, और जो शिया और सुन्नी का जो एक तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट या जो विवाद देखने को मिलता है वह तो उसका प्रतिनिधित्व जो सऊदी अरेबिया करता है, और इसीलिए जो अमेरिका को सऊदी अरेबिया ने उकसाया कि आप ऐसा करिए। पर अगर सही मायने में देखा जाए, मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हटा के देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरेबिया का वहां पे कोई भी स्टेक है या उसकी कोई ऐसी राय है जिसको अमेरिका मानता हो। इजराइल के मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल का अपना एक प्रेशर ग्रुप है, अलग अलग मीडिया हाउसेज है, तो उसकी बात चल सकती है। सऊदी अरेबिया इतना ताकतवर नहीं है कि अमेरिका को
अपने हिसाब से चला सके। लेकिन तो ये अरविंद जी, तमाम चीजें हैं। इजराइल में भी जो जी। हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं, और ऐसे में इजराइल अमेरिका के साथ आकर ईरान पर जो अटैक किया है, क्या इजराइल ये चाहता है कि जो उसके अंदरूनी कलह है वो छुप जाए ईरान की आड़ में? अब बिल्कुल ऐसा है, जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया है कि खासकर बिन्यामिन नेतन्याहू है, उनके ऊपर 4 करप्शन के केसेस लग रहे हैं। और अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। इजराइल की जनता ये सोचती है कि ऐसे लीडरान के कारण उनको भय के साए में जीना पड़ता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ये स्वीकार किया है कि अभी इलेक्शन में उनकी हालत ठीक नहीं है। एप्स्टीन फाइल का हम जिक्र कर ही चुके हैं, और इस बार वो रिपब्लिकन्स हैं, वो चुनाव हारने वाले हैं। और यह इसलिए हो रहा है, खासकर इजराइल में और खुद अमेरिका में वहां के जो कंट्री हेड है उनके खिलाफ इसलिए आवाज आ रही है क्योंकि वहां के लोग, जो खासकर वेस्ट एशिया और जो साउथ एशिया के जो जितने भी तमाम लोग हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से इंपीरियलिज्म को जानते हैं, और उनको पता है कि इसका जो सीधा सीधा फायदा है वो वहां के एलिट क्लास को होने वाला है, जो खासकर वहां का रूलिंग क्लास है, वहां के हथियार बनाने वालों का है, या तेल व्यापार से जुड़े हुए लोगों का सीधा सीधा फायदा है। तो वहां की आम जनता इस पूरे खेल को समझ रही है, और यही कारण है कि रिपब्लिकन्स इतना सब कुछ तामझाम करने के बावजूद वो इलेक्शन हारने वाले हैं, और खुद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ, यानी कि कुल मिलाकर अरविंद जी, गुस्सा इसमें सबने जो है कई इमारतें नेस्तनाबूद हो गई, काफी ज्यादा नुकसान, कई लोगों की मौत की खबर सामने आई, कई इसमें बुरी तरीके से घायल हुए। और इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने साझा तौर पर ईरान पर अटैक किया। अमेरिका का ईरान पर हमले का ये वीडियो जारी है। आपको बता दें कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों से ये हमला किया गया है, जंगी जहाजों और टारगेट पर फायर किया गया, और उसी की तस्वीर है, सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई मिसाइल दागे थे, कल ईरान के कई शहरों को टारगेट किया गया था। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला, और ऐसे में अब ईरान के चीफ लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत भी हो गई। लगातार इस वक्त पूरे ईरान भर में गुस्सा है, और उसकी तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इस युद्ध में हालात जो है वो लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान हमले पर अमेरिकी अखबार का दावा, इजराइल ने ट्रंप को उकसाया। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से यह दावा किया गया है। सऊदी अरब ने भी ट्रंप को उकसाया है। सऊदी प्रिंस ने बार बार ट्रंप को फोन किया है। सऊदी इजराइल के कहने पर यह हमला हुआ। तो ये वॉशिंगटन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और आपको बता दें कि परत दर परत अब तक कई खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, और इसी बीच ईरानी हमले पर ये बड़ा बयान सामने आया है। इसी बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए, दिनेश जी, आनंद जी, अरविंद जी और सुशील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। इससे पहले हमने कुछ टाइम पहले ईरान में वो हालात देखे कि वहां के लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, खूब विरोध भी किया, और कहीं ना कहीं इसका फायदा अमेरिका और इजराइल ने जरूर उठाया है। और क्या आपको लगता है कि ईरान की आवाम की वजह से ही वहां पर जो हालात इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान की सरकार अब एक बहुत बड़े लॉस में, और ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा? देख लीजिए, हम मान लेते कि अगर जिस हिसाब से आज लोग सड़कों पे रो रहे हैं, खेमेनी जी को याद कर रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो वहाँ ईरान के लोग हैं उनसे या इम्प्रेस हो के अमेरिका या इजराइल ने ये हरकत की। बेसिकली जो हमारे बाकी साहब भी कह रहे थे कि ये जो ट्रंप को कहा गया कि सऊदी अरब ने और इसने इजराइल ने, आप बता दीजिए जब पिछली बार भी पहले टर्म में भी ट्रंप आए थे तब भी वो ईरान के पीछे पड़े थे, और इस बार भी जब से वो आ गए तब से वो रोज़ ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट देते गए कि अगर ईरान लाइन पे नहीं आ गया तो हम अटैक कर लेंगे। ये आज की बात नहीं है। हालांकि इसमें भी कोई दोहरा नहीं है कि इजराइल को लग रहा है कि अगर ईरान परमाणु बनाने में सफल हो जाएगा, उसका जो सबसे बड़ा शिकार होगा पहले वो इजराइल ही होगा। ये देख लीजिए कि विडंबना क्या है, जिन देशों पे खाड़ी में जो अरबियन देशों में आज ईरान यानी मिसाइल बरसा रहा है, हमले कर रहा है, वहाँ के लोग रो रहे हैं। जहाँ जहाँ नया अटैक है वहाँ जो लोग हैं वो इनको खेमेनी की मौत को ऐसे समझते हैं जैसे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बड़े हेड थे, बड़े मानी टाइप के ये थे रिलीजियस हेड।
और इस हिसाब से क्या हमें नहीं लग रहा है कि ये ईरान के लोग ने जो ये इनके खिलाफ ये अपना ये खोला था, पिटारा खोलता है कि ये रेजिम चेंज हो जाए, बाकी चीज़ें, वो जो है वेरी स्मॉल परसेंटेज है, उनके वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर नई सरकार भी आएगी, कोई भी वहां पर आएगी, क्यों जो इस्लामिक ये इनके ब्लड में या इनके ये आइडियोलॉजी में इनग्रेन किया गया है, जो नई जनरेशन भी आएगी, जो नई सरकार भी आएगी, वो भी इसी कदम पे चलेंगे। जैसे और महिलाओं को तंग करना, बुर्के पहनना, बाइक से भी बिहाइंड व्हील रखना, ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए अमेरिका का जो बेसिक मसला था अभी तक कि वो पहले वो ख़त्म हो जाए या केमियानी, उसके बाद वहाँ पर हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से आजकल ये वहाँ देखा जा रहा है लोगों का जो है, उनके ये एक्शंस है, उससे नहीं लग रहा है कि वो सी आएगी कि ईरान में लोगों को थोड़ी बहुत वो इंडिपेंडेंस मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से वो तो कोशिश कर रहे हैं, फाइनली लग रहा है या तो होगा कि जी। इनके जो लड़का या पोता है या जो इस्लामिक जो कौंसिल यानी से कि सुशील साहब गठबंधन साफ होगा तौर वो पर ईरान के बदलेगा। हालात नहीं बदलने वाले हैं आपकी नज़र से। दिनेश साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे आपकी लगातार एक तरफ हम देख रहे हैं जो सिचुएशन इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में क्रिएट हुआ है, आपको क्या लगता है साइबर और प्रॉक्सी मिलिशिया का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा अटैक के लिए? क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोनिस भी बंद कर दिया गया है, उससे भी वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। ईरान ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जो स्टेट ऑफ हार्मुज को जो है बंद कर दिया है। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए, क्या सभी को मालूम है, तकरीबन जो जितना भी 20% जो वर्ल्ड की तेल का आयात या निर्यात होता है वो इसी रास्ते से होता है। इससे जो है पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सफ़र करेगा और तेल की कीमतें बढ़ेंगी। और पीछे ये खबर भी आई थी कि ईरानियन नेवी ने वहां पर काफी एक्सरसाइज भी किए थे उस इलाके के अंदर। अब अमेरिका के लिए ये आज बंद हुआ तो ऑब्वियसली है कि बाकी जितने भी कमर्शियल शिपमेंट होंगे वो वहां से नहीं गुजरेंगे। तो ये एक प्रकार से ईरान की ये प्रेशर टैक्टिक्स का एक हिस्सा माना जा सकता है, कि ताकि पूरा वर्ल्ड जो है वो अफेक्ट होने वाला है कमर्शियल एक्टिविटीज का सुचारू रूप से ना चलने से, ताकि वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले, इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त किया जाए। अब देखिए, इसके साथ साथ जो है हूती ने ऐलान किया था कि वो रेड सी के अंदर किसी प्रकार की भी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका रेड सी और ये फारस की खाड़ी, अगर ये दोनों चीजें बंद हो जाती हैं तो आपको केप ऑफ गुड होप से जब होके जाना पड़ेगा, जिसमें अलग से लगेगा 15 to 20 डेज का समय ज्यादा लगेगा, जिससे कि लागत ज्यादा आएगी और फिर वहां तक खर्चे ज्यादा आएंगे। तो ये वर्ल्ड के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, एंड हम भी इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए, जिस समय कोई किसी प्रकार का युद्ध होता है तो उस समय जो है चाहे वो अटैकर है या डिफेंडर है, वो हर प्रकार की एक्टिविटीज को एक्शन में लाता है, जिससे कि उसके खुद के इंटरेस्ट जो है वॉर के अंदर जो है वो उनको इंटरेस्टों को वो कायम रख सके। अब ईरान के पास इस समय क्या ऑप्शन है? एक तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके पास मिसाइल का भंडार है, उसके पास ड्रोन है, और उसके पास सबसे बड़ा ये जो वेपन है जो जिसको वो कंट्रोल करता है, स्टेट ऑफ हार्मुज को उसने ऑलरेडी कर दिया है। इसके साथ साथ जो उसने 9 देशों के ऊपर जो हमले किए हैं, चाहे वो अबू धाबी है, दुबई है, और बाकी जो बहरीन है, जॉर्डन है, सीरिया है, तो वो बेसिकली वो चाहता है कि वो अमेरिका के जितने भी वहाँ पे इंटरेस्ट हैं, जहाँ उन देश की कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर एक प्रकार से प्रहार करे, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, ताकि वो कंट्रीज जो हैं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है, जैसा कि मैंने पहले सेगमेंट में बताया था, कि ईरान के विदेश मंत्री ने अपने मिडिल ईस्ट के सभी कंट्रीज के अपने काउंटर पार्ट से बात किया और उनसे गुजारिश की है कि आप जो है अपनी ज़मीन का इस्तेमाल जो है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए रोकें। उन्होंने नहीं रोका है तो हम जो है, ईरान जो है अपने सेल्फ डिफेंस के कानून के मुताबिक जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। अब ये बात देखने वाली है कि अब ये युद्ध कब तक चलता है। तो ये युद्ध, जैसे कि हमारे सुशील साहब बता रहे थे स्टार्टिंग के अंदर ही, ये युद्ध कुछ दिन तक चलेगा, क्योंकि ईरान
इस पोजीशन में नहीं है कि वो युद्ध को लागू रख सके, लेकिन एट द सेम टाइम जो है किसी भी देश को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। आप जो है कोलेटरल डैमेजेस कर सकते हैं, मिसाइल से, आप एयर अटैक से डैमेजेस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली अगर आपने उस इलाके को ऑक्युपाई करना है, जहाँ उस इलाके के इन्फ्लुएंशियल, चाहे वो पार्लियामेंट है, जहाँ वहां पर अगर आपने अपनी हुकूमत चलानी है तो आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आज की तारीख के अंदर अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने फुट सोल्जर्स को वहां पे लॉन्च करेंगे। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक हमारे पड़ोस में एक देश है, पाकिस्तान है, जिसका कि कथनी करनी के अंदर जो है बहुत अंतर है। तो पिछले कुछ महीनों से जो है ट्रम्प साहब जो है वो मुनीर को बहुत खाना खिला रहे हैं, उनको थोड़ा पैम्पर कर रहे हैं। तो ट्रम्प साहब का है जो बेसिक एम होगा कि अल्टीमेटली अगर ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करनी है तो वो पाकिस्तान आर्मी को वहां पे लॉन्च करेंगे, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो उनके टेररिस्ट इतने कैंप्स हैं या इतने लोग हैं, वो टेररिस्ट के थ्रू जो है किसी प्रकार की गुरीला वारफेयर करवा सकते हैं। अदरवाइज जो है ईरान को सरेंडर करवाना एक तरह से बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि विश्व की ताकतें जो है उनके अंदर एक प्रकार से ये आइडिया आए कि एनफ इज एनफ, तो नौ अब बातचीत से जो है कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ते खुले और ये युद्ध की जल्दी से जल्दी समाप्ति हो, क्योंकि ईरान जो युद्ध में शामिल है, जहां इजराइल शामिल है, तो ये इनका युद्ध जो है सिर्फ इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी रिपरकेशन जो है बाकी देश जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उनके ऊपर भी फाइनेंशियली असर पड़ जाता है। ठीक है सुशील जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी ठीक है, आऊंगी मैं आपके, इसमें बढ़ाना चाहता था थोड़ा। ठीक है बताइए। देख लीजिए, ये युद्ध ज्यादा देर नहीं चल सकता, इसलिए कि देख लीजिए पहले ईरान के पीछे रूस और चाइना पूरी तरह डट के खड़े थे, लेकिन कल से ऐसे देखा गया कि ना रूस सामने आया ना चाइना सामने आया, दोनों सेफ साइड पे खड़े हुए इस टाइम, इसलिए लग रहा है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। दूसरा चीज है, ईरान कब तक लड़ता रहेगा, कि अमेरिका के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है उनको। लेकिन सुशील जी कहते हैं कि क्योंकि सुशील जी कह रहे हैं कि अगर चीन ईरान का सपोर्ट कर भी रहा है तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बिल्कुल, और देख लीजिए अगर यदि स्ट्रांग कंट्री होती ईरान, फिर ये आपने खमेनी साहब को ही बचा सकते थे। वो कौन सी कंट्री होगी, जैसे वेनेजुला, और इसमें क्या फर्क है, वेनेजुला में अमेरिका ने उनके राष्ट्रपति को उठाया, यहाँ पर तो उनके राष्ट्रीय जो मेन है, हेड है, उसको मार दिया गया। इसलिए लग रहा है कि ये युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन हमें खुशी है, इंडिया सेफर साइड से पे है, चाहे हमारी दोस्ती है ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, दूसरी साइड से रशिया के साथ भी है और यूक्रेन के साथ भी है। और दूसरा हमारा अगर पेट्रोल का कितना भी ये पड़े बाहर पड़े, इंडिया को एक थोड़ा सेफ साइड है कि रूस हमें तेल कभी भी दे सकता है। हालांकि ट्रम्प साहब ने हम पे पाबंदियां लगाई, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम रूस से तेल ठीक है सुशील जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स का दावा, खामने की मौत के बाद इजराइल पर बड़ा हमला, ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक अटैक किया जा रहे हैं। और इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स ने यह दावा किया कि खामने की मौत के बाद इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक इजराइल के कई शहरों में किया है, जिसकी वजह से वहां पर बदलती तस्वीर भी देखने को मिली है। तो तालिबान ने ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दिया है। टीटीपी के शीर्ष शुरा कमांडर कारी खालिद ने वीडियो जारी किया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर एक और सामने आई है। आपको बताते चले कि शुरा कमांडर कारी खालिद ने वीडियो जारी किया है और ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध जैसे हालात और इसी बीच जो है इजराइल का साथ
तालिबान की तरफ से दिया गया है। तालिबान ने ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दिया है। मेहमान लगातार बने हुए। आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात बद से बदतर, संयुक्त राष्ट्र क्या लग रहा है कमजोर होता नजर आ रहा है? इंटरनेशनल लॉ का तो पूरा इरोजन हो चुका है और इंटरनेशनल लॉ या बॉडीज जितनी भी सब सिक्योरिटी काउंसिल हैं वो इनइफेक्टिव हो गई हैं। कोई भी देश जो स्ट्रांग है, जिसका मसल स्ट्रांग है, वो अपने लेवल पे एक डिसीजन दे देता है और दो चलते ही मतलब देशों को, दोनों की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक को उठा दिया जाता है, दूसरा एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये तो पूरा मैसेज चला गया है पूरे विश्व के अंदर। मैंने अपनी पुरानी टॉक्स में भी कहा है, इससे क्या होता है कि जो बड़ी पावर्स हैं जैसे चाइना है, उनको एक तरीके से शय मिलती है कि वो जा करके अपना ताइवान के ऊपर भी सेम एक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ तो इरोड हो चुका है। बैकग्राउंड में अमेरिका ने दो ऐसे सबके सामने उदाहरण पेश कर दिए हैं कि जिसके अंदर ये कोई भी देश उसके आड़े उसको लेकर के उसको पीछे रख करके बोले कि भाई हम भी वही कर रहे हैं जो हो रहा है। तो एक तरीके से यूएन उसके अंदर एक मूक दर्शक ही है, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। रही बात हमारी डिस्कशन के अंदर निकल के आ रहा है कि इस वॉर का कितना अगर आगे चलेगी तो कितनी चलेगी। आप ये देखिए कि चेन ऑफ कमांड 40 साल में पहली बार एक रिजीम चेंज होने जा रही है ईरान के अंदर। तो उनके पास एक ऐसी सिचुएशन का रात में डेवलप हुई है जिसका उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है ऐसे एक्सपोज हो जाएगी और रातों रात एक स्ट्राइक के अंदर उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि उनको अपनी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और जो नया व्यक्ति उनकी जगह आए खमेनी साहब की जगह, वो उसके इरादे, उसकी स्टेटमेंट्स ये बताएंगे कि ये वॉर चलेगा क्या नहीं चलेगा। मगर राइट नाउ फ्रेगमेंटेड कमांड हो चुका है। ब्रोकन चेन ऑफ कमांड की वजह से अंधाधुंध मिसाइलें चल रही हैं, ऊपर से उनके जो सेंट्रल लीडरशिप जैसे उसकी आती है, डिसीजंस आते हैं, वो उनके पास नहीं है। तो ये एक पैनिक स्ट्रिकन अटैक्स हैं जो अभी देखने को मिल रही हैं ईरान की तरफ से। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान अभी इजराइल के अंदर आया है, एक मौत अभी तक कंफर्म हुई है, जबकि ऑन द अदर साइड ईरान के अंदर 200 मौतों की कंफर्मेशन हो चुकी है। इंटरनेशनल लॉ पूरा इरोड हो चुका है, इसके ऊपर अपना अरविंद जी भी बोल चुके हैं। और दो देशों के हेड्स को अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ है, 2-3 महीने के अंदर ऐसे एलिमिनेट कर देना। आप ये सोचिए, अब विश्व में हर एक देश को खतरा है अपनी संप्रभुता को देकर के कि हाँ, कोई भी एक देश जो ताकतवर है वो चाहे तो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा दे, चाहे तो उनके साथ कुछ भी कर दे, उनके रिजिम चेंज कर दे और अपने एक पपेट वहां पे बिठा दे। ये एक बहुत ही कहिए कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छी घटना नहीं है। हाँ, अमेरिका ने अपना एजेंडा पुश किया है और उनका एनर्जी का एजेंडा है, तो इसमें देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए तो एक बहुत ही खराब डेवलपमेंट है। हाँ, इंडिया एक तरीके से अपने मानिए कि सिक्योर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे डिफेंस फोर्सेस पूरे अलर्ट रहे हैं और पिछले 4-5 साल में एक्विजिशन अच्छी हुई हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पार में है और हम इस वक्त इतनी डेटर्स रखते हैं कि बड़े से बड़ा देश भी इस वक्त सोचेगा, जैसे इंडिया ने चाइना को भी होल्ड कर दिया, अमेरिका को भी इतना टाइम था, 1-1.5 साल तक ये चलता रहा, ट्रम्प जी के चलते रहे काफी उनके हमारी तरफ भी, पर इंडिया झुका नहीं। तो यही एक स्टैंड मेंटेन करना है। इंडिया किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ है। यूएन कोई भी डिसीजन ले उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। हाँ, देश की अपनी संप्रभुता के लिए उसके अपने डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग होने चाहिए और ये पिछले ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके साथ में हमारी पूरे डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग है और अपडेटेड भी हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में हम दिखा भी चुके हैं कि हम कितने स्विफ्टली अब कोई भी अगर वॉर हमारे पास आता है तो हम उसको कितनी स्विफ्टली एंड कर सकते हैं। कुछ आंशिक प्रदर्शन इंडिया ने भी इसका पूरे विश्व को दे दिया है कि हमें ज्यादा छेड़ा ना जाए, छेड़ने वाले व्यक्ति के साथ हम प्यूनिटिव स्ट्राइक्स कर सकते हैं और डिसिस्टिव मोड पे ला देंगे, जैसे अभी यूएसए ने किया है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आनंद जी को हमने सुना, आनंद जी ने कहा कि इंडिया सिक्योर है। क्या वाकई आपको लगता है कि इंडिया सिक्योर है या फिर इंडिया को अलर्ट रहने की जरूरत है? आने वाले समय में अगर हालात खराब होते हैं तो इसका भारत पर क्या असर होगा, तेल व्यापार और प्रवासी भारतीयों पर? देखिए जी, जैसा है मेरे साथी ने बताया कि डिफेंस फोर्सेस जो हैं पूरी अलर्ट हैं और हम सक्षम हैं। और जो सबसे बड़ी ब्यूटी जो है हमारी डिफेंस फोर्सेस वो है कि हम अपॉलिटिकल हैं। हमारा किसी के साथ, किसी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम आदेश लेते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होगी हमारी वफादारी उस सरकार के साथ होगी। यहाँ पे मैं ये बात खत्म कर देता हूँ। और दूसरा जो है, हमारी फौज के अंदर जो है एक कमिटमेंट है। हमारा एक प्रकार से जो है
डिवोशन है जो कि आपने पूरे देश ने और हमने खुद भी देख लिया हुआ, क्या कमिटमेंट है। अब बात आ जाती है आपका नेक्स्ट सेगमेंट के सवाल की कि ईरान में हालात खराब होते हैं तो हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा जी। अब मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन जो है, मेरे पास पूरे आंकड़े मैं सही नहीं बता पाऊंगा, मेरा ख्याल है लाखों की संख्या के अंदर जो है हमारे भारतीय जो है मिडिल ईस्ट के अंदर नौकरियां कर रहे हैं, जिससे कि फॉरेन रिजर्व जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है फॉरेन रिजर्व हमारे कंट्री में आ जाता है, तो उसका अफेक्ट होगा। हमारे जो भारतीय मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की हमें चिंता है। उसके साथ साथ जो है जिस प्रकार से ये तेल की कीमतें जो हैं अब बढ़ेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा सोमवार को या मंगलवार तक जो है तेल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी, जिससे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर जो है वो असर पड़ेगा। मैं एक सैनिक होने के नाते तो फाइनेंसिस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक आम यानी कि कुल नागरिक मिलाकर होने के हिंदुस्तान नाते पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। जाहिर है कि हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में, और क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार जो है तमाम चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि अगर सिचुएशन खराब होता है ईरान को, जैसा कि हमने देखा अमेरिका, ईरान और इजराइल, एक तरफ अमेरिका और इजराइल हो गया, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हम देख रहे हैं, क्या गाजा और लेबनान जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं? देखिए, गाजा और लेबनान जैसे हालत तो यहाँ पैदा नहीं होंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं। क्योंकि गाजा के लोगों के पास वह डिटरेंस पावर नहीं थी जो ईरान के पास है। आपने जो भारत का सवाल किया कि भारत का इस पर क्या असर होने वाला है, अगर आप देखिए पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में अगर अमेरिकी पसंद की सरकारें होगी तो जो अमेरिका चाहेगा वही करना पड़ेगा। जैसे पहले हम इराक से हम एक बहुत ही बायलैटरल तरीके से स्वतंत्र रूप से जो ऑयल खरीदते थे, जब अमेरिका की कंपनियां वहां पे आई तो फायदा देखकर बेचने लगी, तो भारत को इराक से निकलना पड़ा। ईरान के मामले में भी यही होगा। अगर ये सार रजा पहलवी और ऐसे ही कोई पपेट टाइप के अगर वहां पे लोग आ जाते हैं ईरान में, तो भारत का जो फ्यूचर प्लान है खासकर सेंट्रल एशिया को लेकर, जिसके लिए हम बार बार चाबहार पोर्ट का जिक्र करते हैं और जिसकी भारत की तरफ से इंस्टॉलमेंट पूरी है, ईरान के पास पैसा नहीं था इसलिए वो खर्च नहीं कर पाया, तो वो तमाम चीजें हैं, तो वहां भारत का वो पूरा रुक जाएगा प्लान। क्योंकि सेंट्रल एशिया में अमेरिका क्यों चाहेगा कि एक और दूसरी पावर वहां पे जाए? जो हमारा एकमात्र जो ताजिकिस्तान में जो मिलिट्री एयर बेस था, हमें वहां से भी बाहर निकलना पड़ा। अब तो अमेरिका ये चाहेगा बगराम पे अगर कब्जा कर लेता है तो वो तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना और भारत और पाकिस्तान तक को कंट्रोल करने की हालत में आ जाएगा। तो इस पूरे ही एरिया पे अगर अमेरिका का कब्जा होता है तो भारत के लिए तो बिल्कुल फायदेमंद है ही नहीं। और अभी दिनेश साहब ने भी बोला कि देखिए, अगर हमारे जितने भी जो कामगार हैं तो अगर वो वापस लौट आते हैं, फॉरेन रिजर्व वगैरह ये सब कुछ हमारे लिए दिक्कतें हो जाएगी। तो भारत का तो जो पूरा डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो अमेरिकी वर्चस्व वाली व्यवस्था में है ही नहीं। और इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर बार बार मल्टीपोलर वर्ल्ड का जिक्र करते रहे हैं। हालांकि ये मासूमियत ही थी, ऐसी चीजें मतलब पब्लिकली बोली नहीं जाती है, क्योंकि ऐसे में जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स है वो सतर्क हो जाते हैं और भारत के खिलाफ दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं। पर हकीकत तो है कहीं ना कहीं, विदेश मंत्री साहब के बयानात में हकीकत तो है ही कि वो उन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व वाली व्यवस्था में भारत का क्या होना है, भारत का नुकसान ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत के लिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस बात के साथ कि अभी डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है और अमेरिका हमारे एनर्जी के हर सोर्स बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, यानी कि कुल मिलाकर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुल मिलाकर हिंदुस्तान पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। बने रहिएगा आप सब। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खामनेई के मौत के बाद खुलासा हुआ है इजरायल एयरफोर्स ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। एयरफोर्स के ऑपरेशन में खामनेई की मौत हुई। आपको बता दें कि अब जब शनिवार को ये अटैक किया गया, खामनेई उस वक्त अपने दफ्तर में ही मौजूद है, ये भी दावा किया गया। तो खामनेई के मौत के बाद से ही पूरे ईरान भर में शोक की लहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ईरान में राजनीतिक तौर पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा?
बदलाव तो दिखेगा, लेकिन अभी तक क्योंकि जिस हिसाब से जब मैं खुमैनी साहब ने 7 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करके जो उन्होंने डिफरेंट ये लॉज बना दिए, जैसे उन्होंने नया एक सिस्टम ईरान में कायम किया, इस्लामिक काउंसिल्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो जैसे राष्ट्रपति उनका है, वो तो टिटुलर हेड है, उसके पास डे टू डे अफेयर्स का जो काम काज है वही काली है। बाकी जो भी ईरान में जो पॉलिसीज बनती है, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बनती है, वो ये जो इस्लामिक काउंसिल खमेनी साहब ने बनाई बहुत सारी छोटी छोटी, उनको वो डिसीजन लेते हैं। अब ये देखना है कि अब कि मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक ये किसी को ये अपना लीडर डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी को भी ये लीडर डिक्लेयर कर देंगे, अगर वो ट्रंप साहब या इजराइल के इसमें या उनके इसमें, लेकिन सुशील साहब, इस बीच सेना का नया कमांडर इन चीफ उसका ऐलान कर दिया गया है, अहमद वहीदी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक चीज आप पता नहीं ये कॉन्सिडेंस है कि ये कुछ इसमें कुछ है सच्चाई, कि ये देख लीजिए मोदी साहब 2 दिन पहले चले